फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट के थ्रू रिफ्लेक्शन का प्रोसेस क्या है। रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम नए सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। और ये नया सेक्शन हमारा क्या है, नया पार्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप देख रहे हैं इसके डिफिनेशन में कुछ जगह हमने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। बिकॉज जो इसकी डिफिनेशन है, इवन हम इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी आज डिस्कस करेंगे, या ये कहें कि स्टार्टिंग से एंड तक व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या फेनोमेना या कंडीशन बन सकती है, किस किस छोटे छोटे कंक्लूजन पे हमें पहुंचना है, वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें लाइट का क्या होना, बेंड होना है। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ द पाथ, सॉरी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज पासेस ऑब्लिक्यूली, यानी लाइट अगर पास हो रही है तो उसके पाथ में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी ही आएगी। ये रहा, चेंजिंग आएगी। बट ये लाइट कहां से कहां पास होनी चाहिए, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स ये पता चला कि दो चीजें तो नेसेसरी हैं, एक लाइट रे का होना और दूसरा मीडियम का होना। बात होती है मीडियम की, तो मीडियम के लिए एटलीस्ट दो मीडियम की जरूरत होती है, एक डेंसर मीडियम और दूसरा रेयरर मीडियम, और दोनों ही ट्रांसपेरेंट होने चाहिए लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। हम यहां थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है और इस मीडियम को आप डेंसर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। ये डेंसर मीडियम हो गया आपका, और ये जो ऊपर है या इसके सराउंडिंग्स में है वो आपका रेयरर कंसीडर किया जाएगा, रेयरर मीडियम। कई जगह इसको मीडियम 1 भी लिखा जाता है, इसको मीडियम 2 लिखा जाता है। ये आपके मीडियम होते हैं। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले दो मीडियम है, एक ये मीडियम हो गया, आप उसको एयर या वैक्यूम रीजन समझ सकते हैं। ये डेंसर मीडियम, ये हो सकता है कोई ग्लास हो या किसी कहा जाए कि बर्तन में वाटर को रख दिया गया हो, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाएगा। तो इस केस में अगर लाइट को हमें पास कराना है तो आप क्या करेंगे, एक लाइट कुछ इस तरह से जा रही है और जैसे ही लाइट बाउंड्री पे पहुंचती है, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करती है, आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये वो नॉर्मल है, और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट एंगल आई हो गया। आफ्टर दैट ये लाइट जैसे ही रेयरर से डेंसर में जाती है तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, ये इस तरह से, और यहां पर एंगल बनता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये प्रोसेस है बेंडिंग ऑफ लाइट का जो आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। तो किस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बना, वो आपने देखा कि जब लाइट ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर होती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में हमें यह ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइट है यहां पर, ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड की जो लाइट है, इस इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड में हम ये देखते हैं कि यहां पर क्लियरली हमें विजिबल है कि जो एंगल आई है वो ग्रेटर है किससे, एंगल आर से। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, तो इसके रीजन पे भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज हर जगह ये पढ़ने को मिलता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बेंट होती है, लेकिन कहीं पर यह क्लियर नहीं बताया जाता है कि आखिर रीजन क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा चेंज होता है। तो समझ लीजिए कि ये जो रिफ्रैक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, वो डिपेंड किस पे करता है, क्यों जनरेट होता है, क्यों बनता है। तो सिंपल वे में समझिए
कि लाइट की जो लाइट आ रही है, लाइट रे जो आ रही है, अगर उसकी स्पीड में चेंजिंग होती है, अगर लाइट की स्पीड में चेंजिंग होती है तो ये जो एंगल है ना उसमें भी चेंजिंग होने को देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग एक डेरिवेशन छोटा सा या ये कहें कि एक फार्मूला उसके थ्रू ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। कभी भी ये पूछा जाए कि क्या रीजन है लाइट के बेंट होने का, तो यहां पर आप डेंसर और एयर मीडियम तो है ही है, नेचर है, सराउंडिंग्स कैसा है वो देखने के लिए मिल रहा है, टेम्परेचर है, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट ये ज्यादा से ज्यादा एंगल में चेंजिंग किसकी वजह से आ रही है, तो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है अगर उसकी स्पीड में चेंज देखने को मिल रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट्स में भी कुछ ना कुछ, रिफ्रैक्शन में देखने को चेंज मिलेगा। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको ये तो बता दिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस केस में आपको बेंडिंग यानी लाइट के पाथ में चेंजिंग देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ कितने हैं। तो ये रहा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ है, आपको ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो पिछले वाले केस में आपने क्या देखा था, हम एक बार प्रीवियस वाले स्क्रीन पर चलते हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या तीनों एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर नहीं देखने को मिल रहे हैं? एक ही प्लेन पर, अगर वो प्लेन ना हो तो आपकी ये लाइट भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नॉर्मल आप कहां बनाएंगे अगर ये प्लेन ना हो तो इस केस में ये समझ में आया। पहला लॉ तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। तो आप इस पहले वाले लॉ को देखिए, क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface at the point of incidence all lie in the same plane। ये कहां है, एक सिंगल पॉइंट पर है। इंटरफेस किसको आप कह रहे हैं, ये जो लाइन है ना ये आपकी इंटरफेस हो गई और इस लाइन पर, इस पॉइंट पर तीनों देखने को मिलते हैं, या ये कहा जाए कि वही क्या है, उनका एक मीटिंग या इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तो ये लॉ क्लियर हुआ पहला वाला, जिसमें हमने आपको क्लियरली बता दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों कहां हैं, उस सिंगल एक पॉइंट पर हमें एक प्लेन पर देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड लॉ, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये लॉ हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, ये रेशियो है। आप भाई क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल। देखिए साइन ऑफ द एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा साइन ऑफ एंगल, इंसिडेंस। यानी ये रहा आपका कि जो साइन ऑफ एंगल है, साइन आई, इसका रेशियो किसके साथ, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल क्या है भाई, साइन आर है। ये रहा, ये मीडियम हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया, ये आपकी इंसिडेंट लाइट हो गई, एंगल आपका इंसिडेंस आई हो गया। देन ये इधर आपका बनेगा रिफ्लेक्टेड आर, आई और आर आपके पास है। तो साइन ऑफ द एंगल आई, साइन ऑफ द एंगल आर का रेशियो किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। वो कांस्टेंट क्या है, किससे आप दिखाते हैं, जनरली म्यू से दिखाते हैं। और आप ये बताते हैं 1 म्यू 2, इसको हम क्या करें, कांस्टेंट के नाम से जानना है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, राइट किया गया है, इसको आप कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये 1 म्यू 2 क्या है, 1 म्यू 2 क्या है, ये बताया जा रहा है कि लाइट आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। और इसको पढ़ते कैसे हैं 1 म्यू 2 को, म्यू जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। देखिएगा ध्यान से, जो चीज नीचे लिखी है, ठीक है, ये चीज जो है वो सेकंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, उसको आप पहले लिखेंगे।
विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, फिर बाद में विथ रिस्पेक्ट टू इसका नाम आएगा। यानी म्यू क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इसको स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल ने ही इसको डिराइव किया था और उन्होंने बताया था कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होगा। आप उसको 1μ2 दिखा सकते हैं ताकि ये पता चले कि मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही थी। तो ये दो लॉ हैं जो रिफ्रैक्शन के कंप्लीट होते हैं विथ डिफिनेशन। आप सेम डिफिनेशन को बोर्ड में भी राइट कर सकते हैं, ये उसी पर्पज से हमने डिफिनेशन राइट किया है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ बढ़ा करके नहीं लिखना है, ना ही कम करके लिखना है। प्रेस्क्राइब डेफिनेशन है, इससे ज्यादा आपको कुछ राइट नहीं करना है। देन हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस म्यू की बात हम कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, उसके और कितने फार्मूले हो सकते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा ही रही है। ये रहा मीडियम, इसको हमेशा हम डेंसर मीडियम मानते हैं, यानी मीडियम 2, और इसके ऊपर क्या है, मीडियम 1। ये आपका रेयरर मीडियम है। ये लाइट ऐसे गई, यहां से आपने नॉर्मल ड्रा किया, ये आपका इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंस एंगल आई, और जैसे डेंसर में जाएगी, डेंसर में थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंट होगी, यहां एंगल आर मिलेगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तो हमने पिछले वाले में पढ़ा। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, ये चीज पढ़ा। लेकिन अभी क्या है, वेलोसिटी के टर्म में है। जब लाइट रेयरर मीडियम में थी, इसको आप रेयरर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, रेयरर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, और ये आपका डेंसर मीडियम है, ये वाला। तो जब लाइट रेयरर मीडियम में थी तो उस लाइट की स्पीड v1, या सिंपली हम कहते हैं इस लाइट की स्पीड क्या है भाई। अगर ये रीजन आपका वैक्यूम हुआ या ये रीजन एयर वाला हुआ, तो आप सिंपली जानते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में c कंसिडर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c। और वही जब किसी और मीडियम में एंटर करेगी, मान लीजिए डेंस मीडियम में एंटर करती है, तो क्या लाइट की स्पीड इतनी ही रहती है जितनी वो एयर या वैक्यूम में थी। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड को डेंसर मीडियम में हम क्या दिखा रहे हैं, केवल v। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका एक फार्मूला आपने यहां पढ़ा, ये रहा एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन आई अपॉन साइन आर, उसका दूसरा फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल टू c अपॉन v। यानी लाइट की स्पीड इस मीडियम में क्या थी, सेकंड मीडियम में क्या है, डेंसर में क्या है। तो आपको क्या करना है, लाइट जिस मीडियम से चली है और जिस मीडियम में जा रही है, उनकी स्पीड, लाइट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, यहां पर कुछ और थी, यहां पर कुछ और देखने को मिली, उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब स्पीड के रेशियो को निकालते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 1μ2, जो आपने पिछले वाले में देखा 1μ2, तो इसको 1μ2 भी राइट कर सकते हैं। 1μ2 इज इक्वल टू c अपॉन v, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन है। अगर आप इसको राइट भी करना चाहेंगे तो प्रॉपरली राइट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, ये स्पीड के टर्म में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब हम वेवलेंथ के टर्म में चलते हैं। आखिर लाइट अगर यहां से यहां आ रही है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आई, तो कुछ तो वेवलेंथ रही होगी लाइट रे। अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, और फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ आपका डिपेंड करेगा। तो हम यहां पर आते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो स्पीड लाइट की यहां पर है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में है, वो कहीं ज्यादा है डेंसर मीडियम में जाने से। यानी डेंसर मीडियम में जो लाइट जा रही है ना, उसकी स्पीड कम हो गई। डेंसर में वैसे भी आप एयर में चल रहे हैं, आप सरफेस पे चल रहे हैं, और यहां पर चलते समय आपको क्या है, बड़े आसानी से आपकी स्पीड अच्छी खासी है। लेकिन आप वहीं अगर मड में चले जाएं, गीली मिट्टी में चलना शुरू कर दें, या इससे भी ज्यादा डेंस मीडियम में चलना शुरू कर दें, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है।
तो सिंपल सा केस लाइट के साथ भी है। लाइट रेयर मीडियम में जिस स्पीड से चलेगी उस स्पीड से वो डेंसर में नहीं जा पाती है। डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और वही हमने दिखाया कि लाइट की स्पीड क्या है, रेयर में ज्यादा है c, और डेंसर में जाते ही कम हो गया तो हमने लिखा v। तो एक चीज और हमें यहां आपको क्लियर करना है कि अगर लाइट c स्पीड से यहां से पॉइंट A से B तक आ सकती है सिर्फ 1 मिनट में, कंसीडर करते हैं ऐसा, तो उसी 1 मिनट में लाइट इतना तो नहीं चल पाएगी, कम चलेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जा रही है ना। टाइम आप भले पूरा दे रहे हैं लेकिन स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, जिससे उसने क्या किया, डिस्टेंस B से D कर दीजिए, B से D कम कवर करेगी। लाइट की स्पीड ऊपर ज्यादा थी तो स्पीड ज्यादा होने पर उसने क्या किया, टाइम जितना भी आपने दिया उसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और उतना ही टाइम डेंसर मीडियम में दे रहे हैं तो लाइट की स्पीड कम होने से डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर कम किया। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको और ज्यादा क्लियर समझते हैं। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लाइट के वेवलेंथ से भी रिलेट करता है? तो जी रिलेट करता है, उसको भी आप समझ लीजिए। ये रहा, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, समझिएगा ध्यान से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया। ये लाइट है, एक मीडियम से चल रही है, पॉइंट ए से चला लाइट, पॉइंट पी पर गया, और यहां पर इंसिडेंस एंगल बना आपका आई। और यहां पर लाइट की स्पीड क्या है, रेयर मीडियम में, मीडियम 1 में c, वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है वो मीडियम। नीचे वाला मीडियम आपका क्या है, डेंसर है। ये मीडियम आपका क्या है, डेंसर है, डेंस मीडियम है। ऊपर वाला रेयर है, रेयर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट c स्पीड से a से p तक गई, सेम वही लाइट की स्पीड तो डेंसर में नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो उसका नाम आप क्या देंगे, v। और टाइम उतना ही दे रहे हैं। सपोज a से p तक आने में आपने टाइम कितना दिया, t सेकंड दिया। इसी t सेकंड में आप देखते हैं इतना ही टाइम फिर हम नीचे दे रहे हैं, तो लाइट की स्पीड कम होने से लाइट क्या हुई, p से b तक जा पाई। अब आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं कि a p जो डिस्टेंस है वो कहीं ज्यादा बड़ा है p से b तक। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लाइट की स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में आते ही क्या हुई, चेंज हो गई। आखिर ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर a से p तक, ध्यान से देखिएगा, a से p तक जो लाइट का वेवलेंथ था उसको आप लिख सकते हैं लैम्डा AP, या इस वेवलेंथ को यह भी दिखा सकते हैं कि यह वैक्यूम या एयर मीडियम का वेवलेंथ है लाइट का। और जब बात करते हैं कि यहां पर भी लाइट आई है p से b तक विथ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट v, और इस स्पीड से जब लाइट नीचे आ रही है डेंसर मीडियम में, तो इसको भी टाइम कितना दिया गया, टाइम तो सेम दिया गया t सेकेंड। लेकिन लाइट की स्पीड कम होने से इसने क्या किया, डिस्टेंस कम कवर किया। और डिस्टेंस भाई अब पता चल रहा है कि आप 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ रहे हैं और स्पीड आपकी ज्यादा थी। फिर अगली बार हमने क्या कहा कि आप 2 मिनट फिर दौड़ना है आपको, और इस बार स्पीड आप कम कर लीजिए। तो क्या इस बार भी 100 मीटर दौड़ पाएंगे आप? नहीं दौड़ पाएंगे। आप अपनी स्पीड कम कर देंगे, टाइम लिमिटेड है, उतना ही है जितना पहली बार दिया गया। तो आप जितना पहली बार के टाइम में आपने डिस्टेंस कवर किया था उतना दूसरी बार जो टाइम दिया गया, सेम टाइम दिया गया, और इस बार आपको कहा गया आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए, तो आप सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। वही यहां पर देखने को मिला कि यहां पर डिस्टेंस कम हो गया। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि पीबी की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा पीबी लिखेंगे आप, या पीबी एक डेंसर मीडियम को डिनोट कर रहा है,
तो आप इसको लैम्डा डेंसर भी लिख सकते हैं, डेंस मीडियम भी लिख सकते हैं। यानी एक हो गया वैक्यूम मीडियम का और दूसरा हो गया डेंसर मीडियम का वेवलेंथ। अब सबसे अच्छी बात यहां क्या है, वो नई चीज देखिए। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज भी होती है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली न्यू से दिखाते हैं और किसी किसी बुक में स्मॉल एफ से भी दिखाया गया, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आप एफ भी राइट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड। अगर हम बोले कि बेटा आपका जो ऑस्किलेशन था लाइट का, लाइट अगर वेव फॉर्म में आ रही थी तो लाइट कुछ इस तरह से आ रही थी, देखिएगा। एक क्रस्ट एक ट्रफ यहां बना, एक क्रस्ट इस पॉइंट से, एक क्रस्ट एक ट्रफ यहां बना, यानी एक क्रस्ट एक ट्रफ आप इसको और इसको मिलाएंगे तो कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हुई, या उसको कहेंगे एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ, या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ये चीज हम बोलते हैं। लेकिन इसमें कितने हो रहे हैं, फिर एक क्रस्ट एक ट्रफ मिल रहा है आपको, तो यहां से यहां एपी तक जाने में दो ऑस्किलेशन मिले लाइट के। अगर लाइट वेव नेचर में हम कंसिडर कर रहे हैं तो वेवलेंथ तो ज्यादा है, और यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि दो ऑस्किलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई एपी की, फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, और ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ एक सेकंड में ही हुआ है, तो एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दो हो गई। भाई नंबर ऑफ ऑस्किलेशन को ही तो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो नीचे वाले में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी क्या, क्योंकि नीचे वाले में तो टाइम फिर आपने 1 सेकंड दिया है, डेंसर मीडियम में टाइम अगेन क्या है, 1 सेकंड है। इन दैट केस what will be the value of frequency whenever wavelength will change। तो वेवलेंथ आपका चेंज होगा, उस केस में फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी क्या, तो वेवलेंथ इसलिए चेंज है क्योंकि डिस्टेंस जो है लाइट के द्वारा कवर किया गया पी से बी, वो ऑलरेडी छोटा है, देखिए ना, पी से बी एपी से क्या है, कम है। ऐसा नहीं होता है, देखने में ये मिलता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से समझिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी यहां पर कम नहीं होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1 2। फ्रीक्वेंसी का साइज छोटा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई है। यहां पर भी दो क्रस्ट दो ट्रफ बन रहे हैं, तो अगेन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, किसके लिए, डेंसर मीडियम के लिए, और ये क्या था, रेयरर मीडियम के लिए था। ये फ्रीक्वेंसी रेयरर के लिए, ये डेंसर के लिए, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है। इट मींस इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी अगर न्यू थी तो इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। क्लास 9th में एक चैप्टर है साउंड फिजिक्स में, आपको साउंड चैप्टर में साउंड की स्पीड, साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड का वेवलेंथ, वहां पर आप देखेंगे तो फार्मूला मिलता है, और फार्मूला क्या है, ये रहा, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ साउंड होता है। ये फार्मूला लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। और ये जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये तो अभी प्रीवियस फार्मूला है, देखिए, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। आप इसी फार्मूले को नेक्स्ट में राइट कर चुके हैं यहां पे, लेकिन क्लास 9th वाला फार्मूला v इज इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हम इस फार्मूले को लेके चलें और इसको इसके अंदर इंप्लीमेंट करें, तो यहां ध्यान रखिए कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन वी है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या c अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा नहीं लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट c किस मीडियम का होता है, c मीडियम किसका होता है, रेयरर का। तो रेयरर मीडियम का वेवलेंथ कितना है, रेयरर मीडियम का वेवलेंथ कितना है, आप रेयरर मीडियम को वैक्यूम मीडियम में कंसीडर करते हैं।
तो C की वैल्यू आपने क्या लिख दिया, न्यू इंटू लैम्डा वैक्यूम। देन V है, फिर स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इस बार किस मीडियम में, किस मीडियम में, डेंसर में। तो न्यू इंटू लैम्डा ऑफ डेंसर मीडियम, वही चीज आपने लिखा है यहां पर, वैक्यूम लैम्डा वैक्यूम इंटू न्यू अपॉन लैम्डा मीडियम, मीडियम मतलब इसकी बात हो रही है डेंसर की, आप मीडियम को डेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू न्यू। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, दोनों ही मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी है, दो ऊपर दो नीचे, वो सेम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट होती है तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो गया, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। यानी एक नया रिजल्ट निकल करके आया, और ये रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। बट जो वेवलेंथ होती है लाइट की, यहां देखिए वेवलेंथ जो लाइट की है वो इस मीडियम की वेवलेंथ अपॉन इस मीडियम की वेवलेंथ उसके इक्वल है। तो ये रहा एक डिटेल कॉन्सेप्ट किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दूसरे फार्मूले का। अब अगर आपका इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन हमारे पास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, मीडियम 2, मीडियम 1, यहां से आपने इंसिडेंट रे भेजी, नॉर्मल ड्रा किया, इंसिडेंट एंगल आई, डेंसर में लाइट जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंट होगी। और जनरली आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितनी लेंथ इसकी होगी इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर दीजिएगा। ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो जाएगा। हम लोग इस पे भी अभी डिस्कशन करेंगे, आखिर रीजन क्या है एंगल का कम होना ज्यादा होना, इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैसे निकालना है, 1μ2 लिखा है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पे ध्यान रखना है कि यहां पर अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, जिसको आप हर बार c कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उस केस में जब ये मीडियम आपका वैक्यूम या एयर रहा हो, और वैक्यूम एयर नहीं, मान लीजिए एक वाटर है एक ग्लास है, तो वाटर रेयर कंसीडर किया जाएगा एज कंपेयर टू ग्लास मीडियम, क्योंकि ग्लास ज्यादा डेंस है वाटर से। तो उस केस में वाटर को आप क्या करेंगे, रेयरर कंसीडर करेंगे और ग्लास को डेंसर कंसीडर करेंगे। उस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम इज इक्वल टू v1 एंड इन ग्लास मीडियम इज v2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट वहां पर भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं जहां पर दो मीडियम या दो से ज्यादा मीडियम भी देखने को मिले। तो इसका यह कॉन्सेप्ट था कि स्पीड ऑफ लाइट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यूज हो रहा है, लेकिन आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे बोला जाता है जहां पर मीडियम 1 नेसेसरी हो, क्या, वैक्यूम या एयर। अभी यहां क्या है, वैक्यूम या एयर नहीं होगा, यहां क्या होगा, कोई एक दूसरा मीडियम, जैसे हमने बोला ना वाटर और नीचे क्या हो गया ग्लास, इस तरह के मीडियम आ रहे हैं। तो कंपेयर कर सकते हैं हम आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन जो है एब्सोल्यूट से, वो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो और ज्यादा क्लियर करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ध्यान से दीजिएगा, ये मीडियम 2 है आपका, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज, अब यहां से डिफिनेशन शुरू होती है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट v1 इन द मीडियम 1, यानी v1 का रेशियो किसके साथ, v2 के साथ, जो कि मीडियम 2 में है। और अगर इतना हो गया है तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ नए पार्ट की ओर। ये रहा, क्या क्या फैक्टर हैं जो रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम मतलब एक का रेयर होना, दूसरा का डेंसर होना जरूरी है, अदरवाइज आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं, लाइट की बेंडिंग दिखेगी ही नहीं। और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट परपेंडिकुलर जा रही है तो वो सीधे ही निकल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अभी इसका फार्मूला भी हमने डिस्कस किया, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, जिसको आपने देखा था लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन कहा जाए पॉसिबल है। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे फिट करेगा भाई, जब भी लाइट आती है, ध्यान से समझिएगा, ये अर्थ सरफेस है, ये लाइट कहां आ रही है, सन से आ रही है सीधे अर्थ सरफेस पर, ठीक है। अब अर्थ सरफेस पर जब लाइट आ रही है तो हो सकता है आते आते लाइट अर्थ सरफेस तक वीक हो चुकी हो, लेकिन ऊपर वाले जो मीडियम है, ये वाले मीडियम, इस मीडियम में क्या है, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल हैं। ये गैसियस पार्टिकल को जब लाइट एनर्जी मिल रही है, यहां अभी हमने यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया है, ये गैसियस पार्टिकल जो हैं जब इनको लाइट एनर्जी मिल रही है बहुत ज्यादा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, इन पार्टिकल की, छोटे छोटे पार्टिकल की क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी मिलने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये पार्टिकल काफी ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मोशन शुरू हो जाएगा। और जब ये भागना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो डेंसर मीडियम आप किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम उसे कहते हैं ना जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, नजदीक आ जाए, उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब ये डेंसर कहाँ होंगे, लाइट एनर्जी, पूरी एनर्जी लेकर के जैसे ही इंटर कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ऊपर ही गैस के पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, नाइट्रोजन है। उन पार्टिकल को जब ये एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये मूव करना शुरू करना है, दूर होना शुरू हो जा रहा है। वहां डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट जो था भी वो कम होने लगा, और यही लाइट नीचे आते आते वीक हो चुकी है, नीचे आते आते वीक हो चुकी है। तो नीचे के जो पार्टिकल हैं इस रीजन के, इस रीजन के जो पार्टिकल हैं, ये आपको ज्यादा एक दूसरे के नजदीक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको उतनी हीट एनर्जी नहीं मिल पा रही है। वो हीट एनर्जी कहां मिल गई, ऊपर मिल गई, तो ऊपर वाले पार्टिकल पूरी हीट एनर्जी लेकर के क्या हो गया, एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये कुछ रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट बन गया। और यहां पर वो लाइट एनर्जी उतनी ज्यादा आ नहीं पाई फुल एनर्जी के साथ, तो यहां पर अभी भी उन पार्टिकल को, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को, गैस के पार्टिकल को उतनी एनर्जी न मिल पाने के कारण ये क्या हुआ, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाए, तो ये डेंसर की तरह ही रह गए, यानी डेंस मीडियम बना चुके हैं। तो क्या इस केस में जब कोई लाइट आती है रेयरर से, तो क्या वो डेंसर में जाएगी, तो कुछ इस तरह से नहीं जाएगी, बेंट नहीं होगी, यानी सिंगल एक एटमॉस्फेयर में ही दो मीडियम क्रिएट हो गए। लेकिन ये सब कुछ किसके थ्रू हुआ, टेम्परेचर, ये था वो लाइट एनर्जी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल क्या है, मीडियम के दूर भाग रहे हैं, वो डेंसर से रेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं उस मीडियम को। और जहां टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि मीडियम एज इट इज है, डेंसर ही बना हुआ है। डेंसर पहले नहीं था, लेकिन इसके कंपेयर में अब ये डेंसर माना जाएगा। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम का मीन्स ये है कि आपको लाइट ग्लास में इंटर कराना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में। हो सकता है वो लाइट एयर से आ रही हो सकता है वो लाइट ऑलरेडी ग्लास जो है वाटर के अंदर सिंक करके यानी डुबा करके रखा गया, तो लाइट पहले एयर से इंटर हुई वाटर में, फिर वाटर से कहां गई, ग्लास के अंदर गई। तो डिपेंड करता है लाइट का जो बेंडिंग है, बेंडिंग को ही तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बनता है, जब बेंडिंग हमारा देखने को मिले, लाइट का पाथ चेंज होने को मिले। तो यहां पर सराउंडिंग, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उससे, उसके चारों ओर का मीडियम कैसा था, ये मेन मायने रखता है कि उसके चारों ओर का मीडियम
रेयरर है कि डेंसर है कि कम डेंसर है एज कंपेयर टू दैट मीडियम इन विच लाइट विल ट्रांसफर। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये चार फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये चार फैक्टर आपको ध्यान देने हैं। देन आफ्टर दैट इसके बाद एक केस और, केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये स्टार्टिंग वाला फार्मूला है आपका 1 म्यू 2 का कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये हमारे पास फिर से एक डेंसर मीडियम हमने माना, मान लेते हैं ये ग्लास है, ये लाइट यहां आई, लाइट यहां आ रही है, ये इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है और यहां से लाइट इस डायरेक्शन में चली जा रही है एंगल आर बना करके। यहां तो देखने को लग रहा है कि जो एंगल आई है ये मीडियम 2, ये मीडियम 1 और ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। यहां तो क्लियरली विजिबल एंगल आई जो है आपका ग्रेटर है किससे, एंगल आर से। और ये रहा V1 स्पीड और ये रहा V2। डेंसर में तो वैसे भी स्पीड कम हो जाएगी और हम यहां दिखा दे रहे हैं कि जो V1 है वो ग्रेटर है किससे, V2 से। कुछ केस स्टडीज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो देखते हैं। आपने यहां देखा ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है 1 म्यू 2 वो किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर के, और ये किसके इक्वल है, V1 अपॉन V2। अभी आपको यहां पर हम बता दे रहे हैं कि ये अगर रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो रेयरर मीडियम में ऑलवेज जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ठीक है, V1 ग्रेटर है V2 से, तो आप अगर इसको मानते हैं कि नहीं ये ग्रेटर है और इसकी वैल्यू 3 है और V2 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा आपका, जो भी आएगा वो कितना आएगा भाई, आंसर जो कुछ भी आएगा वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा। जो भी इस प्लेस पे आएगा वो आंसर क्या होगा, 1 से ग्रेटर आएगा। तो अगर 1 म्यू 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो क्या देखने को मिलता है, समझिए यहां पर 1 म्यू 2 की वैल्यू किस केस में ग्रेटर आ रही है, जब V1 V2 से ग्रेटर है, यानी 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, V1 अपॉन V2। और वैल्यू क्या है आपकी भाई, ग्रेटर है किससे, 1 से। तो हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर जो कुछ भी आएगा वो किससे क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। भाई V1 की वैल्यू 3 है, V2 की वैल्यू 2 है, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से तो ग्रेटर आया ना आंसर। तो V1 अपॉन V2 की जगह क्या आप ये राइट नहीं कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। भाई इन दोनों को सॉल्व किया हमने और ये दिखा दिया कि भाई V1 अपॉन V2 की वैल्यू किससे है, 1 से ग्रेटर है। और V1 अपॉन V2 खुद किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, V1 अपॉन V2 जो है वो खुद किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब V1 अपॉन V2 1 से ग्रेटर हो सकता है तो क्या साइन आई अपॉन साइन आर भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, हो सकता है। भाई आपने क्या किया, V1 अपॉन V2 1 से ग्रेटर है तो V1 अपॉन V2 को रिप्लेस किससे किया, साइन आई अपॉन साइन आर से। इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन आई अपॉन साइन आर, और कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, और दोनों साइड से साइन कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट आएगा आई, एक सेकेंड, आई इज ग्रेटर देन आर। पता चला आपको स्पीड ऑफ लाइट कैसे अफेक्ट कर रहा है एंगल को। हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही चेंज हो जाए, और स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं तो वो आई और आर को एक दूसरे के इक्वल नहीं रहने देगी। आई और आर तब इक्वल होते हैं जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग ही देखने को ना मिले। तो ये चीज यहां क्लियर हुई कि आखिर में स्पीड ऑफ लाइट को हमने चेंज करके देखा
तो आई ग्रेटर आ रहा है आर से, और वो पॉसिबल भी है, आई ग्रेटर है किससे, आर से। एक और केस लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ये डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं ये वाटर है, पूरा वाटर भरा हुआ है, और ये इसका क्या है, नॉर्मल है। यहां एक छोटा सा बल्ब हमने लगा दिया, और बल्ब से एक लाइट हमने यहां भेज दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगी। भाई पहली लाइट है, भले वो डेंसर से ही जा रही है, निकलेगी कहां, रेयरर में निकलेगी ना। तो ये मीडियम आपका क्या हो गया, एंगल आई, और ये मीडियम 1, अब ये मीडियम 2, लेकिन मीडियम 2 क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। लाइट डेंसर से चल रही है, रेयरर में जाएगी, तो समझना पड़ेगा कि लाइट नॉर्मल की ओर बेंट होगी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो चेक करते हैं, हमें यह पता है कि यहां पर लाइट का क्या है, एंगल, सॉरी वेलोसिटी v1, और इस मीडियम में जब लाइट जाएगी तो इस मीडियम में लाइट क्या है, v2 हो गई। अब जाहिर सी बात है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड तो कम रही होगी ना, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम रही होगी, यानी v1 इस केस में, सेकंड केस में v1 किससे कम है, v2 से। ध्यान रखिए, v1 डेंसर मीडियम में हमेशा क्या होती है, लाइट की स्पीड कम होती है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होने का मतलब क्या है, v1 कम है किससे, v2 से, क्योंकि v2 कहां है, रेयर मीडियम में, और रेयर मीडियम में एक सिंपल मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। तो हम लोग फिर स्नेल लॉ का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल आपका आर हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 1μ2, ध्यान से समझिएगा, अभी इसके लिए हम बात कर रहे हैं, 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1μ2 को हटाते हैं, अब यहां क्या लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहां ध्यान रखिए क्या है आपका, v1 अपॉन v2, लेकिन इस बार कौन ग्रेटर है, v2 ग्रेटर है। तो आप ये बताइए ना, अगर v2 ग्रेटर है, और एक सेकेंड, अगर v2 ग्रेटर है, v2 ग्रेटर है, v2 यानी v1 की वैल्यू आपकी 2 है, इस मीडियम में जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और इधर जाते ही स्पीड बढ़ जा रही है, क्योंकि वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में चलना आसान है, और v2 की स्पीड बढ़ करके कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आंसर आपको जो भी आया v1 अपॉन v2 का, ध्यान से देखिए, v1 अपॉन v2 का आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो यहां हम जब जान गए v1 अपॉन v2 की वैल्यू लेस देन 1 है, इस कंक्लूजन से यह रिजल्ट निकला कि जहां पर v1 अपॉन v2 लेस देन 1 आ रहा है, वो v1 अपॉन v2 किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल है, और साइन आई अपॉन साइन आर v1 अपॉन v2 को रिप्लेस करके दिखा दिया जाएगा लेस देन 1, और लेस देन 1 में क्या है, साइन आई लेस देन साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, साइन से साइन कैंसिल, आई लेस देन आर। अब देख रहे हैं आई क्या हो गया, इस बार आर से छोटा हो गया। आई वैसे भी यहां भी देखने में आर से छोटा है, आई लेस देन आर। अगेन आपने यहां देखा लाइट के स्पीड का नेचर चेंज करिए तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दोनों पे असर पड़ रहा है। इंसिडेंट अगर फिक्स भी है तो रिफ्लेक्टेड चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज हमको देखने को मिला कि कभी भी ये पूछा जाए कि क्या रीजन है रिफ्रैक्शन का, तो आप बताएंगे पहला तो आपको नेसेसरी चीज है कि लाइट रे का होना चाहिए, दूसरी चीज कि मीडियम का होना चाहिए, 2 मीडियम एटलीस्ट होने चाहिए, एक रेयर एक डेंसर। और लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो तीसरा जो फैक्टर है, ये तो हो गया कि नेसेसरी चीजें, लाइट रे का होना, 2 मीडियम का होना जरूरी है। तीसरा फैक्टर ये है कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही अगर चेंज हो रही है तो लाइट बेंट होगी। क्यों बेंट होगी भाई, उसका एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो चेंज हो रहा है, और वो चीज हमने यहां पर प्रूफ किया।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो उसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मीडियम, दैट इज रेयरर एंड डेंसर, एंड अनदर वन स्पीड ऑफ लाइट will be changed. In that case refracted angle will also be changed. तो यहां पर आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कॉजेस एंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आज क्लियर हुई। और इसके बाद इसके छोटे छोटे जो अदर एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन आपको सारा रे ऑप्टिक्स क्लियर करने के बाद वेव ऑप्टिक्स और जितने भी चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। अदरवाइज आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि नहीं ये हमें पढ़ना चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार पोस्ट जरूर कर दें, राइट जरूर कर दें, कमेंट कर दें, जिसके थ्रू आपकी जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम लोग पहले बना करके आपको अपलोड कर सके, आप तक पहुंचा सकें।